हम आज के टॉपिक में और आगे बढ़ें। तो इससे पहले हमने बात कर लिया था आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आज हम थोड़ा सा ये जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमने जो पढ़ा था, ये आर्टिकल्स में हमने देखा था कि एक वर्ड आ रहा था अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम लोग साइंटिफिक रूप में अल्प शिक्षा संस्था के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक है एंड बहुत इजी है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के होने के लिए 3-4 बातों की प्रामाणिकता आवश्यक है। जैसे कोई भी शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक का दर्जा तब पाएगा जब वह किसी अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कौन सी अल्प शिक्षक संस्था होगी या नहीं होगी, मैं उसकी आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। पहली क्राइटेरिया यही है कि अगर कोई विद्यालय, कोई शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की जाती है तो वो कौन सी शिक्षा संस्था होगी, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था होगी, ठीक है, पहली बात। एंड दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अल्पसंख्यक के, ठीक है, ये सबसे पहले प्रधान रूप में, एकदम प्रधान का मतलब मुख्य तौर पे, देखिए ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यक शैक्षिक हितों को पूरा करें, ठीक है, अल्पसंख्यक शैक्षिक हित को पूरा करें। तो अगर कोई अल्पसंख्यक ने एक शिक्षा संस्था स्थापित किया तो वो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है। साथ ही यह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अल्पसंख्यकों के फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया, अल्प शिक्षा संस्था किसे कहा जाता है। ये दो चीज़ें जहाँ पे हैं उन्हें हम लोग अल्प शिक्षा संस्था कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में अल्प शिक्षा संस्था को अन्य शिक्षा संस्थाओं की तुलना में क्या क्या छूटें प्राप्त हैं, ठीक है। तो भारत में अल्प शिक्षा संस्था की तुलना में जो अन्य शिक्षा संस्था हैं उनकी रेफरेंस में क्या क्या छूटें हमारे इंडिया में अल्प शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त हैं। चलिए देखें, पहली जो विशेषता है या जो पहला विशेष छूट है वो यही है कि ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा जो संस्था है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ठीक है, ये जो संस्था है, ये संस्था अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है, उनके धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, ठीक है। देखो, अगर अल्प शिक्षा संस्था है कोई, ठीक है, तो इन संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनके धर्म के आधार पे इसमें सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, जबकि एक सामान्य शिक्षा संस्था में धर्म के आधार पर सीटें नहीं आरक्षित की जा सकती हैं। अगर यही बात करें अल्पसंख्यक की, तो हाँ भाई, अल्पसंख्यक में सीटों का आरक्षण किया जा सकता है, ठीक है, धर्म के बेसिस पर। अच्छा, अन्य शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं, अन्य शिक्षा संस्थाओं में हम देखते हैं कि जो सीटों का आरक्षण होता है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। और किस बेसिस पे किया जाता है, शैक्षिक दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अल्प शिक्षक संस्था के बारे में हम बात करें तो अल्प शिक्षक संस्थानों में शैक्षिक या आर्थिक या सामाजिक मुद्दों को देखते हुए शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो पहला जो मुख्य विशेष छूट देखने को पा रहे हैं वो ये है। अब हम दूसरे अगर विशेष छूट के बारे में बात करें तो वो क्या है, ये देखते हैं। देखिए जो शिक्षक होते हैं, ठीक है,
ये मैं अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में जो शिक्षक होता है या फिर जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, इनकी भर्ती उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है, ठीक है। इनकी भर्ती के लिए उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है, मतलब वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से उनको छूट मिली रहती है कि वो इस भर्ती को निकालें और अपने आधार पर लोगों को शिक्षकों को और कर्मचारियों को भर्ती करें, ठीक है। जबकि कोई अन्य शिक्षा संस्था होगी तो अन्य शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की छूट नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और तीसरा अगर हम इनकी विशेषता देखें तो तीसरी इनकी मुख्य विशेषता ये है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को हमारा राज्य समय समय पर अनुदान देता है। समय समय पर क्या देता है? अनुदान। अनुदान का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे कि अनुदान क्या होता है, कितने प्रकार क्या होता है और कैसे दिया जाता है, ठीक है। जबकि अन्य जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं उनको अनुदान देना नहीं आवश्यक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ठीक है। तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पर, और ये लास्ट आर्टिकल बहुत बड़ा है और इससे हमारा पूरी तरीके से मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा अगला आर्टिकल जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा, आइए देखते हैं क्या है। देखिए, हम अगर अपने आर्टिकल के बारे में बात करें तो हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम लास्ट, और हाँ, ये हमने ये भी पढ़ लिया, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता, ये भी पढ़ लिया। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये हमारा अगला फंडामेंटल राइट है एंड लास्ट फंडामेंटल राइट है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था कि ये आता है आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत आता है? आर्टिकल 32 के तहत। चलिए, अब हम इन सभी टॉपिकों पर एक एक करके बात करते हैं कि आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा ये टॉपिक। तो चलो इन टॉपिकों में हम आगे बढ़ें, ठीक। देखिए, सबसे पहले आप इस आर्टिकल को बहुत इम्पॉर्टेंट रूप में, एक फैक्ट है इससे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस आर्टिकल में फैक्ट क्या है? आर्टिकल में फैक्ट ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी BR अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। इस आर्टिकल को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे हम कि संविधान की आत्मा क्या है, क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है। जब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो बहुत ध्यान से हमको देखने को ये मिलेगा कि ये क्यों संविधान की आत्मा है, ठीक है। लेकिन अभी फैक्ट आप जाने रहिए कि भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा शब्द से संज्ञा दी है इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 में ऐसी क्या बात कही गई है जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। देखो, अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद 32 के अनुसार कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है।
ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में हालांकि बताया भी था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा तो सीधा कहाँ जा सकता है ना, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो वह सीधे कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, और इस परिस्थिति में हमारा न्यायालय पांच प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार का क्या करता है, रिट जारी करता है। ये रिट क्या है भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, रिट जारी करता है। ठीक, और ये 5 प्रकारों में से कोई से एक, सॉरी गाइस, वो एक्चुअल में एक फ्रेंड आ गया था तो उसके बीच में जाना पड़ा। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस, तो देखिए, अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, जा नहीं सकते आप। 5 प्रकार के रिट जारी करता है और इन रिटों की सहायता से वह पुनः अपने मौलिक अधिकारों को, जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघित हो गया था, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को पुनः लागू करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो वह सीधे कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। इस बात को हालांकि हमने एकदम स्टार्टिंग में बता रखा था। ठीक है, इस बात को हमने एकदम स्टार्टिंग में बता रखा था। और इसके बाद की बात यहाँ पे हम नई चीज़ देखने को आर्टिकल 32 में पा रहे हैं कि भैया, अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने उसको आपको डिस्क्राइब भी नहीं किया कि सर आर्टिकल 31 तो रह गया। आर्टिकल 31 तो रह गया। तो मेरे बच्चे, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो मैंने पढ़ाया था 1978 में एक संशोधन हुआ था, है ना, याद आ रहा है? कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां। और 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 31 को एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को ये मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फंडामेंटल राइट में मैंने इनको फिर से इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ को मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बता रखा था। तो ये 5 प्रकार के न्यायालय क्या करेगा, रिट जारी कर देगा। ठीक है, रिट मतलब आदेश, आप रिट मतलब ऐसे सीधा समझ लीजिए, आदेश। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट जारी कर देगा और ये रिट जारी करके जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघित हो गया था उसको फिर से लागू कर देता है। ठीक है, तो अब आइए विस्तृत रूप में हम बात करते हैं कि ये 5 प्रकार के रिट कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 5 प्रकार के रिट। ठीक है, पांच प्रकार के रिट। आइए देखते हैं कि कौन से 5 प्रकार के रिट हैं। देखिए मेरे बच्चे, जो पहला रिट होता है, इसे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये पहला रिट होता है। ठीक है, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैबीस, ये बी है ना, कॉर्प्स। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, हैबीस कॉर्प्स, और इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, लौक रहा है जी, बहुत महीन हो गया, थोड़ा सा मोट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, शरीर प्राप्त करना। ठीक, इसके बाद जो दूसरा होता है, इसे हम लोग कहते हैं परमादेश। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमादेश। ठीक है, परमादेश की इंग्लिश क्या होती है? मांडामस।
मंडन। ठीक है, ये होती है परमादेश। और परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अभी मैं हर एक की व्याख्या करूंगा, आप तनाव में ना आए। देखिए तीसरा है मेरे बच्चे प्रतिषेध। तीसरा रेट कौन सा है? प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक, हो सकता है यार मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो, पर मैनेज कर लेना। इंग्लिश मैंने सही लिखी है फिलहाल, उच्चारण गलत हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मना करना। इसका मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है, फिर चौथा देखो, चौथा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोरिटी। सर्टियोरिटी नहीं यार, CERTIO TIORARI। हाँ यही बोलते हैं यार, स्पेलिंग मुझे याद है। सर्टियोररी, जो भी बोलते हैं मैनेज कर लेना भैया। ठीक है, इसका मतलब होता है सूचित होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सूचित होना। इंग्लिश बहुत याद रखना है, इसका कंपलसरी है, क्योंकि ये जो हिंदी नाम देख रहे हैं ना, यूपीएससी क्या करता है, इस नाम से नहीं, इसके अनुवाद बड़ा भयंकर होता है, तो दूसरे अनुवाद से पूछ लेते ना, तो हम जान भी रहे होते चीज़ को तो भी गलत कर बैठते हैं। ठीक है, एंड लास्ट, इसका लास्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसको हम लोग बोलते हैं को वारंटो। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, तो ये है कुल 5 प्रकार के रिट। ठीक है भैया, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय लगाता है। कब लगाता है ये? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। अब हम इनमें से एक एक को पढ़ते हैं कि एक एक का मतलब क्या है और ये एक एक की महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर के। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर के पढ़ेंगे कि क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए अब हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण पर। ठीक है, आई होप दिख ही तो रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा छोटा थोड़ी है। तो सबसे पहले चलिए हम इसी पर बात कर लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो देखो, इसके द्वारा अगर न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, और इसी के साथ और न्यायालय, अभी आपको मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल तनाव में ना आए। ठीक है, न्यायालय
बंदीकरण के आधारों पर, बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है। ठीक है, बंदीकरण के आधारों पर क्या करता है? विचार करता है। ठीक है, और अगर यदि वह विधि सम्मत नहीं है, वह विधि सम्मत नहीं है, तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है, आदेश जारी करता है। ठीक है, समझ में इतनी चीज़। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ये अगर कोई लोक अधिकारी है, ठीक है, कोई लोक अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, और अगर कोई निजी व्यक्ति है, ठीक है, निजी व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये नज़र निवारक, आपको ये चीज़ मैंने पढ़ा हुआ था ना, या फिर उसको निवारक नज़रबंदी पीछे पढ़ा रखा है, निवारक नज़रबंदी। अच्छा, आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा कि निवारक नज़रबंदी आपको मैंने किस आर्टिकल में पढ़ा रखा है? ठीक है, निवारक नज़रबंदी किस आर्टिकल में पढ़ा रखा है? ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19। ठीक है, ये तीन में से किस आर्टिकल में मैंने निवारक नज़रबंदी पढ़ा रखा है? आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए मैं। ठीक है, तो देखिए, निवारक नज़रबंदी की स्थिति में ठीक है भी जारी किया जा सकता है प्रत्यक्षी बंदीकरण। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब? राष्ट्रीय आपात के दौरान। ठीक है, राष्ट्रीय अगर आपात लग जाएगा तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इतनी चीज़ें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ठीक है, अब मैं आपको एक एक को समझाता हूँ कि इस सब का मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, छोट हो ही नहीं पाएगा जी, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब सभी टॉपिक को हम बाकायदे समझेंगे कि किस में क्या बातें कही गई हैं। एक सेकेंड, लोक नहीं लगा जी अब आपको? हाँ, अब तो लोक ही रहा होगा। ठीक है, देखिए, अच्छा, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोग ना कि बंदी करता, बंदी क्या, बंदी। देखो, अगर न्यायालय के सामने एक ऐसा केस गया जिसमें एक व्यक्ति है ए, जिसमें अरे लिखा हो गया बाबू जी, एक व्यक्ति है ए, अरे सॉरी, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए का आरोप है कि बी ने इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। किसने किया है? बी ने। किसका किया है? ए का। ठीक है, तो अब पुलिस ने बी को पकड़ के कहाँ भेज दिया? न्यायालय में। अब न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, अगर कोर्ट के सामने ये गया मामला कि इस व्यक्ति ए के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अब न्यायालय कहेगा बंदीकर्ता को, ठीक है, यानी पकड़ने वाले को, ये कहेगा कि आप बंदी को कहाँ लेकर के आए? न्यायालय में लेकर के आए। ठीक है, यानी बी को बंदीकर्ता कहाँ पहुँचाएगा? न्यायालय पहुँचाएगा। ठीक है, अब न्यायालय ये विचार करेगा कि बी ने जो किया है क्या वास्तव में ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है। अगर विधि के अनुसार वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो बंदी को यही क्या किया जाएगा? रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय ने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखा और व्यक्ति बी के द्वारा किए गए कार्य को देखा और न्यायालय ने ये समझा कि बी ने जो किया है ये विधि के तहत यानी कानून के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, तो तुरंत उस बंदी को क्या किया जाएगा, मुक्त करने का आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मुक्त करने का आदेश दे दिया जाएगा। और हाँ, ये जो व्यक्ति बी है ये कोई अधिकारी हो सकता है या कोई अपने गांव घर का व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे अधिकारी हो या हमारे गांव घर का मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट इसके खिलाफ भी जारी हो सकता है और इसके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ठीक है, और निवारक नज़रबंदी की स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया जा सकता है। देखिए, अब निवारक नज़रबंदी की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू करने का मतलब क्या है? अगर आपको ध्यान होगा तो निवारक नज़रबंदी में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध किए जाने की शंका के आधार पर अपराध करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि निवारक नज़रबंदी की स्थिति में है तो उसके लिए भी हमारा न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कर सकता है। और अगर बाय द वे राष्ट्रीय आपात किसी जगह पर लग गया है तो ऐसी परिस्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो बंदी वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने शरीर के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। मैंने इससे पहले बता दिया था अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति अगर नहीं चाह रहा है आना तो वो न्यायालय में उसको अपने शरीर के साथ उपस्थित होना कोई कंपल्सरी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया कि न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है। यदि वह विधि सम्मत नहीं होता है तो बंदी को मुक्त करने का तुरंत आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है। निवारक नज़रबंदी की स्थिति में भी यह लागू रहता है। राष्ट्रीय आपात के टाइम में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित नहीं किया जा सकता है और बंदी को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब हमारा अगला जिसका दूसरे का नाम है परमादेश। तो आइए अब हम बात करते हैं परमादेश के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है परमादेश का। चलिए देखिए, परमादेश तो देखिए, परमादेश जो होता है ये एक ऐसा रिट है जो केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होगा, जो केवल लोक अधिकारी, लोक माने जनता, ठीक है, लोक अधिकारी यानी जो जनता का अधिकारी है। ठीक है, यानी जो अधिकारी का मतलब जो बेसिकली होता है वो नौकरशाही से होता है, तो जो जनता के लिए नौकरशाही है, ठीक है, इन्हीं के विरुद्ध जारी होता है। ठीक है, इन्हीं के विरुद्ध जारी होता है, जिसे बहुत ध्यान रखना। ठीक है, परमादेश जो होता है ये रिट केवल किसके खिलाफ जारी होता है, लोक अधिकारी के खिलाफ जारी होता है। और लोक अधिकारी में भी है ना, लोक अधिकारी में भी ये दो लोगों के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है हमारा राज्यपाल। ठीक है, ये दो लोगों के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। बाकी किसी भी लोक अधिकारी के विरुद्ध परमादेश जारी होगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में के खिलाफ परमादेश वाली रिट हमारा न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद परमादेश का जो रिट है ना, ये न्यायालय लोक अधिकारी को यह आदेश देता है, ये क्या करता है, लोक अधिकारी को आदेश देता है ये इस रिट के माध्यम से। ठीक है, न्यायालय परमादेश रिट अगर जारी कर दिया तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि लोक अधिकारी को हमारे न्यायालय ने एक आदेश दिया है। ठीक है, और वो आदेश क्या है, वो आदेश ये है कि आप विधि के अनुसार, ठीक है, या विधि द्वारा निर्धारित, विधि के अनुसार या विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ठीक है, अरे भाई, लोक अधिकारी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसी वजह से तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी करना पड़ा। ठीक है, तो हमारा न्यायालय
ये परमादेश वाला रिट जारी करके कहता है लोक अधिकारी को कि आप विधि के द्वारा जो निर्धारित किया गया कर्तव्य है उसी कर्तव्य को करिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मत करिए। ठीक है, ये है परमादेश रिट। ठीक है, उसके बाद अगला रिट जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिषेध। अगला कौन सा रिट है बच्चों? प्रतिषेध। तो आइए जरा देख लेते हैं प्रतिशोध शोध नहीं है भैया, प्रतिषेध को। ठीक है, तो अगला रिट जो है ये प्रतिषेध का है। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध रिट के बारे में। देखिए, जो प्रतिषेध रिट है ये रिट ना जो न्यायिक संस्था है, जो न्यायिक संस्था है, न्यायिक का मतलब जो न्याय देने का काम करती है। ठीक है, न्यायिक संस्था जो है, इस संस्था और इसके साथ ही जो अर्ध न्यायिक संस्था है, अभी मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ। जो न्यायिक संस्था है और जो अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है, इन संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाएगा। ठीक है, इनके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो अगर कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे, तब हमारा न्यायालय न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी करता है। ठीक है, और रिट के द्वारा वो ये कहता है, ठीक है, इस रिट को जारी करके हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, देखें, इसके द्वारा जो न्यायिक संस्था है, ठीक है, और जो अर्ध न्यायिक संस्था है, इन दोनों संस्थाओं को क्षेत्राधिकार, इन दोनों संस्थाओं को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन करके कार्यवाही करने से रोकता है, करने से रोकता है। ठीक है, अगर कोई न्यायिक संस्था या कोई अर्ध न्यायिक संस्था है, इनकी जो क्षेत्राधिकार है, इनके जो कार्य करने का एक रेंज सीमित है, अगर उस रेंज का उल्लंघन करके वो कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं जिससे किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए किसी व्यक्ति का, तो हमारा न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करेगा और कहेगा कि न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था, आप दोनों में से कोई भी हो, आप अपने क्षेत्राधिकार का अगर उल्लंघन करके कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो आप मत करें। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं, ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक का मामला क्या है। ये जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक देख रहे हैं, तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा, सारणी के द्वारा समझेंगे तो क्लियर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संस्था, मतलब किस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं उनका कार्य क्या है, और यहाँ लिखेंगे कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक संस्था। न्यायिक संस्था, ठीक है, न्यायिक संस्था। न्यायिक संस्था तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब क्या है, न्यायिक संस्था है। इनका कार्य क्या है, न्याय करना। ठीक है, इनका कार्य क्या है, न्याय करना। और यहाँ न्याय करने वाला कौन होता है, जज होता है, या न्याय करने वाला कौन होता है, जज होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अर्ध न्यायिक संस्था को लेकर के कि अर्ध न्यायिक संस्था क्या होता है। देखिए, अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था के एग्जाम्पल क्या है, जैसे CAT है, ठीक है, जैसे TRAI है, जैसे SEBI है। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अर्ध न्यायिक संस्था कहलाती हैं। ठीक है, ये संस्थाएं क्या कहलाती हैं, अर्ध न्यायिक संस्था कहलाती हैं। इनका काम क्या है, न्याय देना। इनका काम क्या है, न्याय देना। लेकिन ये जो न्याय देने वाले व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति प्रशासनिक या फिर गैर न्यायिक होते हैं। कैसे होते हैं, गैर न्यायिक। ठीक है,
ये कैसे होते हैं? गैर न्यायिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन सबको आप ऐसे समझ लीजिए, जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, फिल्मों में देखते होंगे कि अगर कोई आर्मी का बंदा है, ठीक है, और आर्मी के बंदे के द्वारा कोई अगर गलती हो जाती है तो उनके एक चीफ होते हैं, उन्हीं के द्वारा उनको सज़ा निर्धारित की जाती है। तो ये जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं ना, कुछ इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिनमें प्रशासन के लोग होते हैं, यही न्याय देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था हो गई। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला रिट है, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। अगले टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण तो समझेंगे हम लोग उत्प्रेषण का मामला क्या है। कलरवे नहीं समझ में आता जी, ये बुझा रहा है। चलिए, उत्प्रेषण, यह जो रिट होती है, ये रिट भी न्यायिक संस्था, ये रिट भी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। ठीक है, ये जो उत्प्रेषण वाला आप रिट देख रहे हैं, ये किसके खिलाफ किया जाता है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही किया जाता है। लेकिन यहाँ एक ऊपर वाले प्रतिषेध वाले से थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ दोनों का संबंध जो है ये क्षेत्राधिकार के उल्लंघन से ही है। ठीक है, यहाँ अगर उत्प्रेषण जारी किया जा रहा है न्यायिक और अर्ध न्यायिक के रेफरेंस में, तो यहाँ इनके क्षेत्राधिकार का जो उल्लंघन है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये रिट इनके क्षेत्राधिकार के उल्लंघन से ही संबंधित है। लेकिन प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में दो अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट ये न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी किया जाता है, और दोनों संस्थाओं के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके जो कार्यवाही की जाती है उसको रोकने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। लेकिन उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में एक छोटा सा अंतर जारी किया जाता है। देखिए, एक छोटा सा अंतर होता है। अब ये अंतर क्या है? इसमें जो पहला अंतर है ना, वो यही है कि जो प्रतिषेध रिट होता है, ये वाला रिट ना कार्यवाही के दौरान जारी किया जाता है। कार्यवाही के दौरान जारी किया जाता है। ठीक है, जबकि अगर यही हम बात करें उत्प्रेषण वाले रिट की, तो ये जो रिट होता है ये कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, कार्यवाही समाप्त होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने के बाद जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिषेध होता है ये जब कार्यवाही चल रही होती है कि भैया आपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, ये सब जब कार्यवाही चल रही होती है तो उसी टाइम पे ये रिट जारी किया जाता है प्रतिषेध का। ठीक है, लेकिन उत्प्रेषण रिट में जब कार्यवाही पूरी हो जाती है, हमारा जज पूरी तरीके से निर्णय दे चुका होता है, तो उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट ये उत्प्रेषण रिट को जारी करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और अगर इसके हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो वो ये है कि प्रतिषेध रिट जो होता है ना, प्रतिषेध रिट जो होता है, इसका मतलब होता है कि जारी हुए कार्यवाही को रोकना। जो कार्यवाही जारी है, इस जारी हुए कार्यवाही को रोकना। ठीक है, कि मतलब जो उल्लंघन कर रहा है, जो लगातार हो रही है, इस कार्यवाही को रोकना होता है प्रतिषेध का मतलब। ठीक है, रोकना। जबकि अगर हम उत्प्रेषण को देखें, ठीक है, तो उत्प्रेषण का जो उद्देश्य होता है ये होता है निर्णय को समाप्त करना। ठीक है, अब यहाँ जज साहब जो कार्यवाही कर रहे हैं, अगर ये रिट लग गया तो इसका मतलब अब कार्यवाही रुकनी चाहिए। ठीक है, और अगर निर्णय दे दिए तो निर्णय देने के बाद न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था पर उत्प्रेषण का रिट लगाएंगे। ठीक है, जिससे निर्णय समाप्त होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा उत्प्रेषण है। अब इसके बाद लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। लास्ट वाले को क्या कहते हैं भाइयों और बहनों? अधिकार परीक्षा।
देखिए पृच्छा, चलिए देखिए अधिकार पृच्छा क्या होता है। ये न्यायालय ना अगर कोई लोक पद है, ठीक है, अगर कोई लोक पद है तो उस लोक पद पर किसी अगर कोई व्यक्ति दावा कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर दावा कर रहा है कि इस लोक पद का अधिकारी मैं हूँ, है ना, या इस पे मैं बैठूंगा भी, तो इस दावे की जांच, इस दावे की वैधता की जांच, वैधता मतलब समय, ठीक है, वैधता की जांच करता है ये रिट। जांच, जापराक मंत्र जांच, ठीक है, जांच करता है ये रिट। बस समझ में आ गई, ठीक है। और अगर यह दावा विधि के अनुसार सही नहीं है, यह दावा विधि सम्मत नहीं है, माने विधि के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, विधि सम्मत नहीं है, तो आपको इस व्यक्ति को इस लोक पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल को लेकर के समझिए, एक ये पद है, ठीक है, और एक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस पद का दावेदार हूँ, ठीक है, और अब ये अगर दावा कर रहा है कि मैं इस पद का दावेदार हूँ, तो ये व्यक्ति अब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा, और इस रिट से क्या होगा, इस बात का, ये जो व्यक्ति दावा कर रहा है इस दावा का वैधता की जांच करेगा, ठीक है, दावे की वैधता की क्या करेगा, जांच करेगा। और अगर जांच में पाया जाता है कि व्यक्ति जो दावा कर रहा है वो विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से सही है, तो इस व्यक्ति को ये पद दे दिया जाएगा। और अगर हमारा व्यक्ति का दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे इस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया अधिकार परीक्षा। तो इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट ख़त्म होता है। अब आपको थोड़ा सा एक छोटा सा समस्या नज़र आएगा, और वो समस्या ये है कि सर जी आपने कहा था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट होते हैं, जिसमें आपने स्टार्टिंग में 12 और 13 को, इसको तो बताया नहीं कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और आप 14 से लेकर के 32 पढ़ा दिए, जिसमें से एक आर्टिकल 31 मिसिंग था। आप कह रहे हैं यहीं पे कि ये समाप्त हो गया, तो अभी भाई इसमें 33, 34, 35 ये सब तो बचे ही हुए हैं। बिल्कुल सर, ये बचे हुए हैं, लेकिन वो जो 6 सीरीज है ना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और जो था सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, और लास्ट ये जो भी हमने पढ़ करके ख़त्म किया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये कुल 6 प्रकार के हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा, ठीक है। अब ये जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, इनकी सीमा में ये जो 33, 34, 35 हैं या 11, 12 हैं, ये नहीं आते, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि 33, 34, 35 और आर्टिकल 12 और 13 ये जो है ये इन्हीं को सपोर्ट करने वाले आर्टिकल हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो किसी फंडामेंटल राइट के तहत के नहीं आते हैं, इनके बाहर के आते हैं, ठीक है। तो समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता में 25, 26, 27, 28, सांस्कृतिक में 29 और 30, संवैधानिक उपचारों में 32, ठीक है। ये हम पढ़ करके ख़त्म कर चुके हैं, और अब इसके बाद हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 35 पढ़ करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के 2-4 बातें और जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आर्टिकल 33 क्या कहता है हमसे? देखिए, आर्टिकल 33 हमसे कहता है ना कि जैसे अगर कोई सशस्त्र बल का सदस्य है, सशस्त्र बल का कोई सदस्य, ठीक है, या फिर कोई कानून व्यवस्था को लागू करने से संबंधित कोई व्यक्ति है, ठीक है, कानून व्यवस्था लागू करने वाले से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई आसूचना सेवा से संबंधित कोई व्यक्ति है। आसूचना का मतलब समझ रहे हो? नहीं, आसूचना से संबंधित व्यक्ति जैसे कोई रॉ का व्यक्ति हो गया, ठीक है, जो सूचना को कहीं लीक ना होने दे, या फिर अगर कोई दूर संचार सॉरी गाइज, अच्छा, दूर संचार सेवाओं से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, इनसे रिलेट करता हुआ कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी अगर व्यक्ति है, तो इन व्यक्तियों का जो फंडामेंटल राइट है, इन व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट है, इनका फंडामेंटल राइट हमारा राज्य निर्धारित करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर सशस्त्र बल का कोई व्यक्ति है, कानून व्यवस्था लागू करने वाला कोई व्यक्ति है, आसूचना सेवा से संबंधित कोई व्यक्ति है, दूरसंचार सेवा से अगर संबंधित कोई व्यक्ति है, तो इन सभी व्यक्तियों का जो फंडामेंटल राइट होता है, हमने जो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक पढ़ा है, वो फंडामेंटल राइट इनके नहीं होते। इनके फंडामेंटल राइट कौन निर्धारित करता है? राज्य। ऐसा क्यों करता है? एक ध्यान से बात समझिए। आपको मैंने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में पढ़ा रखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मान लिया सशस्त्र बल सेवा में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति बाय द वे नहीं ठीक है, और वो कुछ ऐसी अभिव्यक्ति कर देता है जिससे दंगे भड़क जाएं, है ना। वो अपने इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करके कुछ ऐसा कर देता है जिससे दंगे भड़क जाएं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अब कानून व्यवस्था लागू करने वाला अगर अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार समझ करके कोई सा भी कानून व्यवस्था लागू कर दे, है ना, कोई से भी कानून व्यवस्था की अभिव्यक्ति कर दे। अब जैसे रॉ का कोई एजेंट है, उसको रॉ के एजेंट को पूरी चीज़ें सीक्रेट रखनी होती हैं। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वो कोई अपने खुफिया एजेंसी वाली सीक्रेट बात को अपने विचार के, अपने व्यक्ति के मौलिक अधिकार के तहत लीक कर दे, तो फिर समस्या है ना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट इसके अंदर नहीं आएगा, उनका फंडामेंटल राइट राज्य निर्धारित करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये है आर्टिकल 33। ठीक है, सशस्त्र बल कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति से संबंधित, आसूचना सेवा से संबंधित, दूरसंचार सेवा से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति है, तो उनके फंडामेंटल राइट को हमारा राज्य निर्धारित करता है। ठीक है, आर्टिकल 33 हुए। अब देखो आर्टिकल 34 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में अगर कहीं सैनिक कानून लागू हो जाता है, किसी क्षेत्र में क्या लागू कर दिया जाए? सैनिक कानून। बाय द वे किसी क्षेत्र में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पा रहा है राज्य के लिए, तो राज्य ने वहाँ क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब वहाँ सैनिक का कानून लागू कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये अपनी तरफ से वहाँ पे काम करेंगे। तो अगर कहीं सैनिक कानून लागू हो गया है किसी क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है, वहाँ के फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। ठीक है, या समाप्त भी कर सकते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में जो फंडामेंटल राइट है, वहाँ जब तक सैनिक कानून लागू है तब तक फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए कैसे देशों में यहाँ पे जो है ये मतलब किस क्षेत्र में सैनिक कानून लगेगा और सैनिक कानून क्या है, थोड़ा सा समझिए। जैसे बाय द वे एक क्षेत्र है,
ठीक है, मान लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए जम्मू एंड कश्मीर, अभी से पहले की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मान लेते हैं कि एक ऐसा कंडीशन बन गया है कि जहाँ पे गृह युद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? गृह युद्ध हो सकता है आपस में। तो अब ऐसे में राज्य वहाँ पे पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पे क्या किया, हमारे राज्य ने सैनिक कानून लागू कर दिया। ठीक है, सैनिक कानून लागू कर दिया। तो अब ऐसे में सैनिक कानून का मतलब सीधा सा है ना कि जब भी किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध, आतंकवाद या घोर अशांति के कारण कोई क्षेत्र शिकार हो जाए उसका, या भारत की अखंडता को कभी खतरा पहुंच जाए, तो है ना, तो वह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। पूरी तरीके से वो सेना उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, और उस क्षेत्र में या तो शक्तियाँ सेना की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। तो ऐसे इससे संबंधित जितने भी कानून होते हैं उन कानूनों को हम लोग सैनिक कानून कहते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में उनका फंडामेंटल राइट जो है ये कम किया जा सकता है। अब गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, हर व्यक्ति को ये अबाध परिसंचरण की स्वतंत्रता है ही है, हम तो जानते हैं ये चीज़। अब अगर हर एक व्यक्ति को आबाद परिसंचरण की स्वतंत्रता इस कंडीशन में दे दी जाएगी तो गृह युद्ध जाहिर सी बात हो जाएगा, है ना। तो इन सब परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 बहुत सीधी सी बात कहता है। आर्टिकल 35 कहता है ना कि जो फंडामेंटल राइट है, यानी जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार के रेफरेंस में अगर कोई कानून बनाना है, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर हमें कोई कानून बनाना है तो ये कानून कौन बनाएगा मेरे बच्चों? संसद बनाएगा। ये कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया आर्टिकल 35 में। ये कहाँ कहा गया? आर्टिकल 35 में। ठीक है, तो ये है हमारे आर्टिकल्स। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब उसके बाद देखिए 2-3 बातें बहुत अहम हैं, उसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम उन सबको देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, यानी सॉरी निलंबन। तो फंडामेंटल अधिकारों का निलंबन। निलंबन का मतलब होता है ना कि कम कर देना, बंद कर देना। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कब हो सकता है? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, 2 ही परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। पहला, अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जा सकता है। अब ये क्या है? तो देखिए, अगर आर्टिकल 358 में है कि भैया अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण या राष्ट्रीय आपात की घोषणा, इन दोनों के कारण, ठीक है, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण कहीं राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाए, कहीं क्या किया जाए? राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाए। तो मेरे बच्चों राष्ट्रीय अगर आपात की घोषणा की जाएगी तो जो आर्टिकल 19 है, ये ऑटोमेटिक से तुरंत निलंबित हो जाएगा। मतलब सभी व्यक्तियों के जो आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तुरंत का तुरंत वो टर्मिनेट हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आर्टिकल 358 के अनुसार बाह्य या युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण कहीं राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक से निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 को निलंबित करने की एकमात्र परिस्थिति आर्टिकल 358, इसी परिस्थिति में आर्टिकल 19 का निलंबन हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखें एक और है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 में कहा गया है भैया कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह या अगर इनके कारण, इन तीनों चीज़ों के कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अगर इनके कारण, ठीक है, कहीं राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है,
राष्ट्रीय आपात की अगर घोषणा की जाती है तो ऐसे परिस्थिति में सभी या कुछ मौलिक अधिकार, सभी या कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे यहाँ कौन सा फंडामेंटल राइट है, केवल 19। अगर आर्टिकल 358 के तहत फंडामेंटल राइट का निलंबन हुआ है तो केवल और केवल आर्टिकल 19 का निलंबन होगा। लेकिन अगर आर्टिकल 359 के हिसाब से कहीं पे फंडामेंटल राइट का निलंबन हुआ है तो वहाँ पे कुछ परिस्थितियों के हिसाब से या फिर सारे के सारे फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन जो 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया था 44, उसी अमेंडमेंट में एक बात और अमेंडमेंट की गई थी और वो ये किया गया था कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है। ये जो है इनका निलंबन राष्ट्रीय आपात के समय में भी नहीं किया जाएगा। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, ये 44वें अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है ये दोनों आर्टिकल राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तब भी नहीं उल्लंघित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आर्टिकल 20 और यस गाइस, तो सॉरी तो एक फ्रेंड आ गया था यार, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है ना, ये किसी भी परिस्थिति में आपात, राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तब भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया किस अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो इनकी मौलिक अधिकार की क्या आलोचनाएं हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की आलोचना के बारे में तो देखिए, जो हमारा संविधान है ना, हमने देखा था आर्टिकल 19 पे बहुत सीमाएं लगता है। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल राइट की आलोचना के बारे में बात करें कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो पहली सबसे बड़ी कमी यही दिखाई देती है कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट पर कुछ सीमाओं को लगाता है। क्या करता है, कुछ सीमा लगाता है, और इन सीमाओं के लगाने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि भारत का जो संविधान है ना, ये संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है लेकिन दूसरे हाथ से छीन लेता है। ठीक है, तो पहली कमी जो है फंडामेंटल राइट में वो यही है कि फंडामेंटल राइट पर संविधान कुछ सीमा लगाता है। ठीक है, और अगर दूसरी इसकी हम आलोचना देखें तो हमको दूसरी आलोचना ये दिखाई देती है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अत्यधिक लंबा और जटिल है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 बुलेट्स में लिख कर ये काम खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग है ना, ये भाग बहुत लंबा है, और लंबा होने के साथ साथ ये बहुत जटिल भी है। ये कैसा है, बहुत जटिल भी है, और इस वजह से इसमें जो मुकदमेबाजी वाली सिस्टम होती है, मुकदमेबाजी वाली जैसे जटिल रहेगा, लोगों को समझ में कम आएगा, इसी वजह से जो मुकदमेबाजी वाली जो सिस्टम है, ये सिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और अगर बढ़ावा मिल रहा है, मुकदमों का बढ़ावा मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, ये जो संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग बन जाता है। ये वकीलों का क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। अच्छा, ये वकीलों का जो स्वर्ग बनना है, इसकी जो संज्ञा है, ये संज्ञा दिया था आइवर जेनिक्स ने। इसकी संज्ञा किसने दिया था, आइवर जेनिक्स ने। ठीक है, तो ये 2 कमियां दिखाई देती हैं। ठीक है, और भी कमियां हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमियां हैं, 2 बहुत विशेष कमियां। और अगर तीसरे कमी के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं ना कि फंडामेंटल राइट का जो स्वरूप है, ये स्वरूप ऐसा है कि वो आपस में कहीं कहीं टकरा जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट में कहीं कहीं हम देखने को पाते हैं कि वो आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, और चौथी अगर हम इसकी कमी देखें तो ये इसकी कमी ये है कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ये कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, यानी अमेरिका से लिया गया था। और इस वजह से जो भारत का संविधान है, ये
भारत के संविधान में ये जो फंडामेंटल राइट है, ये निर्माताओं को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक कमी ये है कि ये मौलिक देन नहीं है निर्माताओं की, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके फंडामेंटल राइट में कमियां हैं, 4 कमियां हैं, ठीक है बेसिकली। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट के अगर मैं महत्व के बारे में बात करूँ तो पहली चीज़ ये कि ये तानाशाही से रक्षा करता है। ये क्या करता है, तानाशाही से हमारी रक्षा करता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, तानाशाही से रक्षा कैसे करता है। देखो भैया, आपको किसी एक नागरिक को जितने अधिकार मिलने चाहिए थे फंडामेंटल राइट में दे दिए गए। अब अगर कोई व्यक्ति तानाशाही करके उसके फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा, तो आपको सीधा बताया गया आर्टिकल 35 में कि सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसकी तानाशाही की रक्षा हो जाएगी। और दूसरा कि फंडामेंटल राइट जो है ये लोकतंत्र के संचालन के लिए, फंडामेंटल राइट लोकतंत्र के संचालन के लिए ज़रूरी है, संचालन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड, फंडामेंटल राइट जो है ये अगर अल्पसंख्यक वर्गों को देखा जाए, ठीक है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, इन वर्गों के मन में विश्वास बनाने के लिए कि आप अगर बहुसंख्यकों के बीच में रह रहे हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। विश्वास उत्पन्न करने के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 विशेष कर किससे रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट की बात करें हम, तो देखिए फंडामेंटल राइट में जो स्वाधीनता का आंदोलन था, उस आंदोलन को जिस रूप में लेकर के शुरू किया गया था, उनके आदर्श दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका महत्व है, ठीक है। और अगला महत्व ये है कि फंडामेंटल राइट में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। दर्शन का मतलब कि क्या अच्छी चीज़ें सोच करके हमारा संविधान बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी महत्व की होगी। अब 2 फैक्ट आपको याद रखना है। एक फैक्ट आपको बहुत विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। चलिए 2 फैक्ट। पहला फैक्ट यही है कि फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान का हिस्सा है। और इसकी तुलना ब्रिटेन जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, इस फंडामेंटल राइट को ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का क्या माना जाता है, मैग्ना कार्टा माना जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को, ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि फ्रांस और यूएसए की तुलना में अगर हम अपने फंडामेंटल राइट को देखें तो हमारा फंडामेंटल राइट फ्रांस और यूएसए का बिल ऑफ राइट्स के समान दिखाई देता है, बिल ऑफ राइट्स के समान दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी आता है छोटे परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में किसको ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या यूएसए या फ्रांस का बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। जय हिंद मेरे साथियों। इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इनके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग जो छोटी परीक्षाओं या बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर अगली वीडियो में अभ्यास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से, कृपया आप वीडियो को प्लीज़ साझा कर दें एक बार, या प्लीज़ साझा कर दें अपने दोस्तों के साथ ना, जिससे क्या हो, अभी केवल और केवल 1250 घंटे ही हुए हैं, ठीक है, और 4000 घंटे होने हैं। तो अभी भी मान के चलिए 4000 में से अगर हम 1250 माइनस कर दें तो 0, 5 एंड 7 2 2750 घंटों की भी और ज़रूरत है मेरे साथियों। तो ये आपकी मदद से ही हो पाएगा यार, प्लीज़ शेयर कर दो। और ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।